वेलकम टू द यूनिट 3 फोरियर सीरीज़। ठीक है, फोरियर सीरीज़ हम देख रहे हैं। यहाँ पे फोरियर सीरीज़ पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ें अच्छे से जाननी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो होगा ये लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 1 में मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बेसिक समझ पाए फोरियर सीरीज़ का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फोरियर सीरीज इज यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हीट कंडक्शन एंड सॉलिड्स। तो एप्लीकेशंस दिए हुए हैं कि फोरियर सीरीज हम क्यों पढ़ते हैं। फोरियर सीरीज जो है वो हीट कंडक्शन, सॉलिड में कैसे हीट कंडक्ट होता है ये पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है। इसका रिजल्ट निकालने के लिए कि हीट, कोई भी मटेरियल हीट कंडक्ट कैसे करेगा, उसके लिए फोरियर सीरीज पढ़ी जाती है। तो एवरी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फोरियर सीरीज। एक और पॉइंट दिया हुआ है कि कोई भी फंक्शन जो है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन के फंक्शंस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज फोरियर सीरीज इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। सबसे पहले हमारा साइन फंक्शन क्या होता है। साइन फंक्शन किस तरीके से होता है, वो 0 से 2π तक का ग्राफ देता है। हमारा साइन फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होता है। 0 से 2π में हर पीरियड में उसका जो वेव है वो रिपीट होती है। इस तरीके से हमारी साइन फंक्शन होती है। और कोसाइन फंक्शन में क्या होता है, जस्ट वो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू से -π/2 से स्टार्ट होती है और -3 और 2π के बीच में यहाँ पे जो है उसका पीरियड जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, यानी 0 से 2π पे उसका साइन वेव का पीरियड होता है और कॉस वेव का पीरियड जो है वो कॉस एक्स का पीरियड जो है वो 2π पे ही ख़त्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी साइन वेव होती है जो कि पीरियोडिक होती है और हर इंटरवल पे रिपीट होती रहती है। उसी तरीके से हमारा कॉस का है, यहाँ पे मैंने आगे ड्रॉ नहीं किया, लिमिटेड ड्रॉ कर दिया, पर बस आपको ये बताना था कि साइन जो है वो -π/2 से स्टार्ट होती है। बाकी सेम उसी तरीके से रहती है जैसे साइन वेव फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि साइन वेव और कॉस वेव, उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो वेव फॉलो हो रही है, ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न सेम हीट कंडक्शन में भी फॉलो होता होगा। और इसके वजह से क्या होता है, हीट कंडक्शन के में फॉलो होने की वजह से हम ये जान सकते हैं कि वो मटेरियल में किस तरीके से हीट फ्लो हो रहा है, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन रहता है तो हम उसे कैसे फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब किसी भी फंक्शन को हम फोरियर सीरीज में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है आपको बताने के लिए। जैसे एग्जांपल ऑफ फोरियर सीरीज इन डेली लाइफ, जैसे सपोज एनी काइंड ऑफ वेव कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। कोई भी अगर हमारे पास वेव आती है तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर इंस्टेंट यानी एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इफ़ वी रिकॉर्ड आवर वॉइस। अगर हम लोगों ने हमारी कभी वॉइस रिकॉर्ड की है तो देखना कि जब आप वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब आप क्या पाओगे कि आपकी जो साउंड है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। दैट मीन्स, बट ये जो छोटे छोटे है ये क्या है, ये साइन वेव्स है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो माइन्यूट, अगर आप यहाँ से यहाँ पे भी देखोगे ना तो साइन वेव जो है वो यहाँ से ऐसे, मतलब बहुत सारी साइन वेव्स मिलके ये इतना पार्ट बनाती है। यानी कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी फंक्शन जो है आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, साइन वेव में एक्सप्रेस कर सकते हो। भले ही हम यहाँ पे अगर वो एग्जैक्ट दिख रही है, जब कोई फंक्शन में ऐसा एग्जैक्ट दिख रहा है, ऊपर नीचे आप दिख रहा है, आप बोलोगे कि एक साइन वेव, पर जब हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जैसे यहाँ पे इस लाइन में, जैसे आप ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इस स्ट्रेट लाइन में ना जाने कितनी साइन वेव एक साथ इमर्ज करके आपको ये लाइन मिली है। ठीक है, यानी इन्फिनिटली मेनी साइन वेव मिल के भी आपकी फ्रीक्वेंसी बनाती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंट इफ वी रिकॉर्ड आवर वॉइस फॉर 1 सेकेंड सेइंग समथिंग, वी से फाइंड दैट इट वाज एक्सप्रेस्ड इन फोरियर सीरीज। यानी ये जो वेव्स बनी हुई है ये कैसे बनी हुई है, फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस की हुई बनी हुई है। और फोरियर सीरीज जो है वो साइन वेव्स और कॉस वेव से ही बनता है। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन से हमारी फोरियर सीरीज बनती है। ठीक है, इमेज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अ वॉइस इन सेल फोन। इस तरीके से जब हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो हमें इस तरीके से इमेज मिलती है हमारी वॉइस की। एंड दिस शोज दैट व्हेन यू ऐड साइंस और कोसाइंस, द ग्राफ ऑफ कोसाइंस एंड साइंस बिकेम क्लोजर एंड क्लोजर। जैसे जैसे आप साइन और कोसाइन वेव्स को ऐड करते जाते हो तो उनकी इमेज जो है वो बहुत पास आती जाती है टू द ओरिजिनल ग्राफ, जिसकी वजह से हमारा ओरिजिनल ग्राफ जो है वो हमें
मिलता है, ठीक है। यानी साइन और कोसाइन वेव्स को अगर हम लोग ऐड करते जाए साइन और कोसाइन फंक्शन को इन्फिनिटली मेनी टाइम्स, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो एडिशन है, उनके एडिशन से हम कोई भी इमेज जो हमें रिक्वायर्ड हो वो इमेज हम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्फिनिटली मेनी टाइम्स को ऐड करके हम कोई भी इमेज बना सकते हैं, ठीक है, फोरियर सीरीज की मदद से। फोरियर सीरीज इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। देखो, जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग में आप देखते हो और आपको पता चल रहा है कि यार फोरियर सीरीज उसमें शो हो रहा है, दैट मीन्स क्या कि टेलीकम्युनिकेशन में स्पेशली फोरियर सीरीज यूज की जाती होगी, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन जो है वो मोस्टली सिग्नल्स और वेव्स और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जो कि फोरियर सीरीज उसे अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगी, है ना। फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस सिग्नल्स। मॉड्यूलेशन यानी आवाज को और बेहतर बनाना या फिर उसको थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा कम लेंथ का बनाना, यानी आवाज को बढ़ाना कम करना, इसके लिए भी हमें फोरियर सीरीज की मदद गिरती है। एंड कैलकुलेशन ऑफ पल्स एंड देयर साइन एंड कोसाइन ग्राफ्स। देखो, जब हम वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो ग्राफ हम देख पाते हैं किसी भी पेशेंट के बाजू में गिरते हुए लगते हुए वो मशीन पे, वो पल्स जो काउंट करता है वो हमें फोरियर सीरीज के थ्रू ही पता चलता है कि वो जो साइन है वो बराबर काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। Thus we will find the Fourier series has many application in electrical engineering, vibrational analysis, optics, signal processing, image processing। image processing यानी हर कोई भी इमेज हम बना सकते हैं। signal processing यानी सिग्नल जो है वो कैच कर रहा है, जो भी सिग्नल हम कैच करते हैं उसे फोरियर सीरीज के थ्रू अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन होता है तो हम देखते हैं जो वाइब्रेशन आती है वो इस फॉर्म में आती है, वो वाइब्रेशन जो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर्म्स में ही आती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी वो यूज होता है फोरियर सीरीज, ठीक है। ऑड एंड इवन फंक्शंस देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल आई, वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन कब रहेगा? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। अगर किसी भी इंटरवल में अगर हम नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स लेते हैं तो हमको एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन है, ठीक है। उसी तरह अगर हमारे पास ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स देता है तो यानी हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है एक्स स्क्वायर 3x4 प्लस 4x² माइनस 7 cos x mod x आर इवन फंक्शन। जैसे अगर मैं फंक्शन लेती हूँ cos x, ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ माइनस एक्स। cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। cos जो है साइन कंजर्व कर लेता है, नेगेटिव साइन कंजर्व कर लेता है, यानी cos ऑफ माइनस एक्स cos x देगा। दैट मीन्स कि आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है जो कि cos x है वो किसके बराबर हो रहा है, cos x के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है जो कि cos x है वो क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। और ऑड फंक्शन के लिए x 3x³ माइनस एक्स साइन एक्स cos x साइन hx आर ऑड फंक्शंस। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे साइन hx, ठीक है। आप कोई इनमें से कोई भी एग्जांपल सॉल्व करके देखोगे तो आप पाओगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने साइन hx एग्जांपल लिया तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो क्या होगा, साइन h ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या होता है, माइनस साइन hx होता है। साइन जो है साइन फंक्शन जो नेगेटिव साइन बाहर निकालती है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, इसलिए हमारा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। ex ln x आर नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है वो इवन भी नहीं रहता है और ऑड भी नहीं रहता है, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए आपको। जैसे अगर आप ऑड फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो ऑड फंक्शन से तो आपको ऑड फंक्शन मिलता है। अगर आपके पास इवन फंक्शन है, आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इवन फंक्शन से तो आपको इवन मिलेगा। अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इवन मिलेगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इवन मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज आप 3 इंटू 5 कर रहे हो तो 15 मिल रहा है, यहाँ पे ये 3 इंटू 5 15, जो कि क्या है, इवन तो नहीं है। तो अगर हम ऑड प्लस माइनस ऑड करते तो हमें ऑड मिलेगा,
इवन प्लस माइनस इवन कर दे तो इवन नंबर मिलता है। ऑड, ये फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है, नंबर्स नहीं है, ये फंक्शंस है। अगर हम लोग ऑड फंक्शन को ऐड करते हैं ऑड फंक्शन से तो हमको ऑड फंक्शन मिलेगा, इवन को ऐड करते हैं इवन फंक्शन से तो इवन मिलेगा। हम लोग नंबर्स नहीं ले रहे हैं, फंक्शंस ले रहे हैं। ऑड को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इवन फंक्शंस मिलेगा, ठीक है, और इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इवन फंक्शन मिलेगा, ठीक है। ऑड इंटू इवन करेंगे तो ऑड फंक्शन मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूले सबको पता होने चाहिए। अगर सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है, दैट मीन्स कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या मिलेगा हमको, 0, ठीक है। और अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 टाइम्स 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इजी वाला, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज बोथ ऑड एंड इवन इफ एंड ओनली इफ इट इज आइडेंटिकली 0। हमें बताना है अगर कोई फंक्शन ऑड भी है इवन भी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन जो है वो 0 होगा करके, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं लेट एफ ऑफ एक्स भी बोथ ऑड एंड इवन, दोनों है, ऑड भी है और इवन भी है इंटरवल आई में। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स होगा और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। ये क्या है, इवन फंक्शन का डेफिनेशन है, ये क्या है, ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है। देखो अब ये दोनों वैल्यू जो है वो क्या है, ये दोनों वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स की है, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। हमको यही प्रूफ करना था कि अगर हमारा फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन क्या है, आइडेंटिकली 0 है, ठीक है, इस इंटरवल आई में। लेट एफ बी अ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, वी से दैट एफ इज पीरियोडिक फंक्शन of x with period capital T if there exists a positive constant t such that f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to I. We also say that f is t periodic, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f of x, अगर कोई पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड करने के बाद हमें सेम वही फंक्शन मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, पीरियोडिक है और उसका पीरियड जो है वो क्या है, t है, टी पीरियोडिक, क्योंकि इसके वजह से वो रिपीट हो रहा है ना। जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वही फंक्शन मिलते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी किसी फंक्शन का पीरियड जो है वो क्या है, टी है। जैसे अगर मैं लेती हूँ साइन ऑफ 2 पाई, साइन 4 पाई, ठीक है, साइन 6 पाई, आप ये वैल्यूज लेते रहो, ये वैल्यूज क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इन जनरल साइन n पाई 0 ही होता है, पर इनका पीरियड जो है वो 2 पाई होता है क्योंकि 2 पाई से ये फंक्शन जो है वो 0 देता है, इसका पीरियड जो है 2 पाई होता है, ठीक है। जैसे साइन थीटा प्लस n पाई जो है ना वो हमें साइन थीटा ही देता है, साइन थीटा प्लस n पाई इज इक्वल टू साइन थीटा ही देता है। दैट मीन्स कि ये n पाई जो है वो क्या है, उसका पीरियड है। पर अगर आप n का वैल्यू वेरी करोगे तो आप देखोगे कि जो वैल्यू है 2 पाई जो है वो साइन का पीरियड है करके, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड यानी वो बेसिक पीरियड होता है जिससे हमारा फंक्शन सॉलिड स्मॉलेस्ट पीरियड होता है जिसके बाद हमारा फंक्शन हमारा ओरिजिनल वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे लेट एफ बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड कैपिटल टी ऑन द इंटरवल आई। अगर हम लोग कैपिटल टी को पीरियड मानते हैं हमारे फंक्शन एफ का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2t अगर आप लिख रहे हो तो उसे आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अब ये t जो है वो पीरियड है होने की वजह से क्या होगा कि हमको x प्लस टी फिर से मिल जाएगा। अब यहाँ पे t जो है वो फिर से पीरियड है, दैट मीन्स कि f ऑफ x फिर से मिल जाएगा, ठीक है, यानी f ऑफ x प्लस 2t इज इक्वल टू f ऑफ x मिल जाएगा। सिमिलरली f ऑफ x प्लस nt जो अगर आप लेते हो, यहाँ पे 2 की जगह आप n भी लोगे तो भी आपको f ऑफ x ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो t 2t 3t 4t जो भी वैल्यूज आएंगी वो क्या है, आर पीरियड से, किसके पीरियड से, f के, ठीक है। और जो सबसे छोटा वाला पीरियड रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटा पीरियड कौन सा था, टी, तो यानी फंडामेंटल पीरियड कौन सा हो गया यहाँ पे, कैपिटल टी, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स आर पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई 4 पाई 6 पाई। अब ये जो साइन वेव है वो क्या करती है, 2 पाई के बाद फिर से रिपीट होती है, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया,
कॉस पाई जो है उसका भी फंडामेंटल पीरियड क्या है 2 पाई है, देयर फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, ठीक है। अभी जो tan x हैज फंडामेंटल पीरियड पाई, क्यों? क्योंकि पाई वैल्यू रीच करने के बाद tan फंक्शन जो है वो फिर से अपनी वही वैल्यू, फिर से वही ग्राफ जो है वो ड्रॉ करता है, ठीक है। यानी पाई के बाद, पाई फंक्शन के बाद में फिर से वही ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ग्राफ है तो सेम इसी पाई टू 0 to पाई के इंटरवल में हमारा फंक्शन tan वाला फिर से रिपीट होता है और सेम ग्राफ देता है, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? पाई है, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन है sin mx cos mx, तो अगर ऐसे फंक्शंस है तो दैट मीन्स कि ऐसे फंक्शंस का पीरियड क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय m होगा। ये m को हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि sin x का 2 पाई है, cos x का 2 पाई है, दैट मीन्स sin mx अगर आता है तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे? 2 पाई बाय m करेंगे, और ये जो 2 पाई बाय m है वो क्या रहेगा? फंडामेंटल पीरियड रहेगा sin mx का और cos mx का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीसवाइज और सेक्शनली कंटिन्यूअस। अब ये पीसवाइज कंटिन्यूअस क्या है? यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे क्या होता है? ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, इसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा सा ब्रेक रुक रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक वो कंटिन्यू हो रहा है, फिर यहाँ पे रुक रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? ये फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस हो रहा है। यहाँ तक कंटिन्यूस है, फिर इसके आगे यहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पे वो फंक्शन, दैट मीन्स कि ये जो है वो फंक्शन क्या है? पीस वाइज कंटिन्यूस है। यहाँ पे भी पीस वाइज कंटिन्यूस है हमारा फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीस वाइज कंटिन्यूस और सेक्शनली कंटिन्यूस इन ए बी, किसी भी इंटरवल ए बी में, इफ द इंटरवल कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग इंटरवल्स को फाइनाइट नंबर में, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर पा रहे थे। ये एक पूरे इंटरवल को हम लोग क्या कर रहे थे? सब इंटरवल्स में डिवाइड कर पा रहे थे, और उन सब इंटरवल्स में हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा था? कंटिन्यूस हो रहा था। द इंटरवल कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स सच दैट इन ईच ऑफ द सब इंटरवल्स द फंक्शन रिमेन्स कंटिन्यूअस। हर सब इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा था? कंटिन्यूस हो रहा था, और उसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मिल रही थी। यानी यहाँ पे लेफ्ट में वैल्यू मिल रही थी और राइट में वैल्यू मिल रही थी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहा था। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है? सेक्शनली या फिर पीस वाइज कंटिन्यूस है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे देखो, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है। जैसे अगर मैं वैल्यू ले रही हूँ 4.5, तो वो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 4 देगा, है ना। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वो वैल्यू होती है जो ब्रैकेट में बचे हुए नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं देता है, ठीक है, वो उससे कम नंबर ही देगा। अगर हम 4 लेंगे तो हमको 4 मिलेगा, ठीक है। या अगर मैं यहाँ पे 3.8 भी लेती हूँ ना, तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 3 मिलेगी, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इस तरीके से फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, सेकेंड ईयर में है ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन कंसिडर करती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे सपोज 2, 3 इस इंटरवल में मुझे मेरा फंक्शन डिफाइन करना है, तो यानी ये 3 से लेके सारे पॉइंट तो आ जाएगा, पर मुझे ये 4 नहीं देगा। मुझे ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे कंसिडर, तो यानी अगर मैं वैल्यू कंसिडर करती हूँ 3.8 भी कंसिडर करती हूँ, तो भी ये वैल्यू मुझे क्या देगा? 3 ही देगा। जैसे यहाँ पे ये 3 है, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू 3.8 कंसिडर किया, 3.8 कंसिडर किया, तो भी मुझे वैल्यू क्या देगी? 3 ही देगा, ठीक है। पर जब मैं यहाँ पे 4 पे जाऊँगी, तो 4 पे अगर मैं जाऊँगी तो मुझे वैल्यू क्या देगा? यहाँ पे 4 देगा, क्योंकि इसके बाद तो 4 आएगा ना। अगर मैंने सपोज 4 वैल्यू ली, तो मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा, क्योंकि 4 वाला ये वैल्यू कंसिडर कवर कर रहा है, पर ये 5 कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, जब आप 2 लेते हो, जब आप 2 वैल्यू लेते हो तो आपको 2 तो मिलती है। जब यहाँ से आप 2 वैल्यू लोगे तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेगा, पर जब आप 2.9 लोगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा। पर जब आप 3 लोगे तब आपको यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे ये 3 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यानी वैल्यूज कैसी है? 4.5 है, तो दैट मीन्स वो 4 ही देगा।
आपको इतना, यानी ये फंक्शन का ग्राफ कैसे आ रहा है, स्टेप वाइज आ रहा है, आपको कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, पर फिर भी ये पीस वाइज कंटिन्यूस है, क्योंकि इस इंटरवल में वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। भले ही वो 1 के बाद जंप कर रहा हो, लेकिन ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। ये इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की डेफिनेशन। तो जैसे अब अगर हम लोग वैल्यूज कंसिडर करते हैं 1 cos x sin x cos 2x sin 2x cos 3 sin 3x, तो अब ऐसे वैल्यूज कंसिडर करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हर एक फंक्शन जो है उसका पीरियड 2π पीरियोडिक है ना, 2π इंटरवल से फिर से वो फंक्शन का ग्राफ जो है वो रिपीट होता है। तो अगर हम लोगों ने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन लिया तो क्या होगा, पहले 1 के साथ a0 ले लो, cos के साथ a1 ले लो, साइन के साथ b1 ले लो, cos 2x के साथ a2 ले लो, sin 2x के साथ b2 ले लो। यानी इस तरीके से आप ये सीरीज आगे बढ़ा ही सकते हो। तो इसलिए आप क्या ले रहे हो, a0 ले रहे हो, और an cos nx ले रहे हो, bn sin nx ले रहे हो। अब यहाँ पे जो n है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है। दैट मीन्स कि आपने ये पूरी वैल्यू को इस सीरीज में लिख लिया। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, वेयर ans एंड bns आर रियल कांस्टेंट। अब ये जो an bn है वो क्या है, कांस्टेंट है, इनका वैल्यू 1 2 3 4 so on रह सकती है, रियल वैल्यूज रहेगी। सच अ सीरीज इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ऐसी सीरीज जो रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज यानी क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में आप क्या कर रहे हो, साइन और कोसाइन फंक्शन का एडिशन कर रहे हो और उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में अरेंज करके कह रहे हो कि ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल फंक्शन की। अ फंक्शन fm fn आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल ऑन ए बी फॉर क्लोज इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पे अगर हम लोग ले रहे हो इंटीग्रल a टू b f ऑफ m f ऑफ n dx, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 आती है तो हम क्या कहेंगे कि fm और fn जो है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, पर अगर हम लोगों ने m इक्वल टू n ले लिया, ठीक है, अगर m इक्वल टू n ले लिया, a टू b fm स्क्वायर dx, ये वैल्यू क्या आ गई, अगर ये वैल्यू 1 आ गई तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, नॉर्म्ड है। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है इन द इंटरवल a टू b। ठीक है, ऑर्थोगोनल यानी a टू b के इंटरवल में दो डिफरेंट फंक्शन का वैल्यू 0 आना चाहिए और नॉर्मलाइज्ड में क्या होना चाहिए, उनका स्क्वायर। अगर m इक्वल टू n है उनका m इक्वल टू n, फॉर m इक्वल टू n f ऑफ x स्क्वायर dx क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। एक नोट दिया हुआ है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर m एंड वी हैव, देखो अब ये फॉर्मूलेस आपको यहाँ पे लर्न करने हैं कि अगर हमारे पास साइन n पाई है तो हम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कॉस n पाई है तो -1 टू द पावर n आएगा। अगर साइन n प्लस माइनस हाफ पाई है तो वैल्यू प्लस माइनस -1 टू द पावर n आएगा। और कॉस ऑफ n प्लस माइनस हाफ है पाई तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। सिमिलरली अगर -π टू π है साइन nx cos nx dx, ये वैल्यू क्या आती है, -π टू π के इंटरवल में ये वैल्यू 0 आती है। और दो डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, mx nx cos और साइन की, तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ये आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही ये वैल्यू जो है वो 0 लिखनी है इसके बाद से। ठीक है, अगर -π टू π है साइन mx sin nx है dx, तो ये वैल्यू cos mx cos nx dx, ये वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 0 आएगी अगर m नॉट इक्वल टू n है तो। ठीक है, अगर m नॉट इक्वल टू n है तो वैल्यू 0 आएगी, और m इक्वल टू n है तो वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी, फॉर -π टू π cos mx cos nx dx में। ठीक है, ये दो डिफरेंट वैल्यू देती है, 0 जब m नॉट इक्वल टू n है और पाई जब m इक्वल टू n है। इन द इंटरवल -π टू π अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं c टू c प्लस 2π, यानी -π टू π अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं c टू c प्लस 2l में, तो हम क्या देखेंगे कि c टू c प्लस 2l में साइन फंक्शन कॉस फंक्शन वैल्यू 0 देती है। उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वैल्यू 0 देता है। पर साइन इंटू साइन अगर आप ले रहे हो और कॉस इंटू कॉस अगर आप ले रहे हो तो वैल्यू 0 कब मिलेंगी, जब m नॉट इक्वल टू n है, और l कब मिलेगी, जब m इक्वल टू l है। ठीक है, यानी m नॉट इक्वल टू n के लिए वैल्यू 0 और m इक्वल टू n के लिए वैल्यू l। ठीक है, नेक्स्ट फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज की डेफिनेशन अब आती है, यहाँ से फोरियर सीरीज स्टार्ट होता है।
फोरियर सीरीज आर एसोसिएटेड विद पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड ऑन सम इंटरवल आई। फोरियर सीरीज हमेशा पीरियोडिक फंक्शन पे ही डिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे इन जनरल इंटरवल 0 to 2π के बीच में रहना चाहिए, या फिर -π to π के तरह रहना चाहिए, -l to l के तरह रहना चाहिए, या फिर हम उनको क्या लिख सकते हैं, c to c+2l इन जनरल लेते हैं, c to c+2l। क्यों? क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू वेरी करके और l का वैल्यू वेरी करके हम लोग ये बाकी के इंटरवल जो है वो पा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने ये इंटरवल कंसिडर किया और अगर c का वैल्यू 0 रखा, c का वैल्यू अगर आपने 0 रखा तो आप क्या देखोगे, और l का वैल्यू पाई रखा तो आप क्या देखोगे कि आपको 0 to 2π मिल रहा है ना। अगर आप c 0 और l पाई रख रहे हो तो इंटरवल 0 to 2π आपको मिल रहा है। अगर c इक्वल टू -π और l इक्वल टू पाई रख रहे हो तो आपको इंटरवल -π to π मिल रहा है। और जस्ट c का वैल्यू -l रखते हो तो आपको इंटरवल -l to l मिल रहा है। यानी इन शॉर्ट c to c+2l ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें बाकी इंटरवल जो है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। Therefore for general we assume that f of x is periodic function of period 2l। यानी हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारा f of x जो है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, 2l है, एंड इज डिफाइंड इन द इंटरवल c to c+2l ऑफ लेंथ 2l। यानी c to c+2l जो है हम पीरियोडिक मानते हैं जिसका लेंथ कितना है, 2l है। तो फोरियर सीरीज की डेफिनेशन पे आते हैं। अ फोरियर सीरीज एसोसिएटेड विद 2l पीरियोडिक फंक्शन f of x इज द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। हर फोरियर सीरीज जो है वो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है सेम हम उसी तरीके से लिखेंगे फोरियर सीरीज को। और ये भी है, ये क्या है, हमारी फोरियर सीरीज है वेयर a0 an bn आर गिवन बाय यूलर्स फॉर्मूला, जिसमें ये जो कॉन्स्टेंट्स है इन कॉन्स्टेंट्स को हम, ये कॉन्स्टेंट यहाँ पे रियल नंबर्स नहीं है जैसे इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में था, पर यहाँ पे क्या है, ये कॉन्स्टेंट जो है वो आयलर फॉर्मूला से आपको मिलता है। जैसे a0 इज इक्वल टू 1/12 c to c+2l f of x dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a0 का और an का f of x cos of n/x/l dx c to c+2l में, और 1/l c to c+2l में f of x sin n/xl dx, ठीक है। अब ये जो तीनों फॉर्मूलेज है a0 के, a0 an bn के, और ये टोटल वैल्यू 1 जो है, इक्वेशन 1 जो है, ये सारे फॉर्मूलेज जो है आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है। ये जो है वो हमारी फोरियर सीरीज की डेफिनेशन है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारी फोरियर सीरीज कैसे बनी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज से बनी हुई है। और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बाद भी ये जो a0 an और bn है इनको हम आयलर फॉर्मूले से ढूंढते हैं, वो ये लोग रियल नंबर नहीं है, ठीक है। नोट दिया हुआ है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज नेसेसरली नॉट बी अ सीरीज फोरियर सीरीज। हर एक फोरियर सीरीज जो है वो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है, पर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो है वो फोरियर सीरीज नहीं हो। जरूरी नहीं है कि वो हो, नेसेसरली नॉट लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो फोरियर सीरीज हो, ठीक है। यानी फोरियर सीरीज है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होगी, पर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है तो जरूरी नहीं है कि वो फोरियर सीरीज हो। If the trigonometric series converges uniformly to f of x, then it is a Fourier series of f of x। अगर trigonometric series जो है वो converge करती है f of x पे, तो हम क्या कहेंगे कि वो सीरीज जो है वो क्या है, फोरियर सीरीज है, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज अगर कॉन्वर्ज करती है तो वो क्या बन जाती है, फोरियर सीरीज बन जाती है, ठीक है। अभी जो हमने फॉर्मूला देखे था 1 से लेके 2a to b 2c के लिए, अगर हम उस इंटरवल में c के जगह, उन फॉर्मूलेज में c के जगह -π और l के जगह पाई पुट करोगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे ये जो चारों फॉर्मूलेज है वो काय में चेंज हो जाएंगे, f of x में चेंज हो जाएंगे, a0 में चेंज हो जाएंगे, an में चेंज हो जाएंगे और bn में चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स कि -π to π के इंटरवल में आप लोगों के लिए ये फॉर्मूलेज लग जाएंगे, ठीक है। -π to π, जैसे आपने c to c+2l के लिए फॉर्मूला लिखा था, ये c to c+2l के फॉर्मूले लिखे थे, इसमें आप लोग क्या करोगे, c के जगह -π और l के जगह पाई पुट करोगे तो आपको यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, ठीक है। सेम, यानी -π to π के इंटरवल में आपको बस यही फॉर्मूलेज लिखने हैं, कुछ नहीं करना है, बस इंटरवल चेंज करना है, फॉर्मूलाज तो सेम ही है। फॉर इंटरवल 0 to 2π, सेम जो हमारा फॉर्मूला था 1 2a 2b 2c में, अगर आप इंटरवल 0 to π लेते हो, 0 to π लेते हो तो आप क्या देखोगे कि आपको 0 to 2π के फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है।
0 to 2 के लिए भी सेम फॉर्मूला है, जस्ट आपको इंटरवल 0 to 2 लिखना है, बाकी A0, AN, BN ही सारे फॉर्मूले जो है वो सेम ही रहेंगे। और इंटरवल -L to L में भी -L to L में भी आपको सेम फॉर्मूले लिखने हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि कॉस ऑफ, आप क्या लिखते थे यहाँ पे इसके पहले कॉस ऑफ nx लिखते थे, पर यहाँ पे इंटरवल -L to L होने के बजाय वजह से आप क्या लिखना पड़ेगा, n/x/L लिखना पड़ेगा। बस वो जो एंगल है nx लिखने के बजाय n/x/L लिखना पड़ेगा, बाकी सारा फॉर्मूला जो है वो सेम ही है। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। लेट f and g are respectively even and odd function defined on the real line. Consider the following statement. ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एफ जी इज इवन, जी एफ इज ऑड, एफ प्लस जी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई एफ एक्स 0, जी एस 0 और जी ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अबव। अब इनमें से हमको बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी है। आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे, डिफाइन एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इस तरीके से आपने डिफाइन किया, ये एडिशन डिफाइन किया। अब आप प्रोडक्ट भी डिफाइन करोगे, एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरीके से आपने दो फंक्शन डिफाइन कर दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आपको पहले ए चेक करना है, एफ जी इज इवन ऑन आर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट फंक्शन लोगे, एफ जी इवन चेक करना है, यानी इवन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। इसलिए आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, ये वैल्यू क्या आती है चेक करोगे। तो यानी एफ जी ऑफ एक्स है, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो, जी ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हो, है ना। और हमारा जी क्या है, हमारा जी जो है वो फंक्शन क्या दिया हुआ है, ऑड दिया हुआ है, ऑड फंक्शन दिया हुआ है। दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिंस जी इज ऑड, जी क्या है, ऑड है इसलिए। ठीक है, पर हमारा एफ तो इवन है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि इवन फंक्शन हो गया है। एफ तो हमारा क्या है, इवन फंक्शन है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स भी आप लेते हो तो वो आपको एफ ऑफ एक्स दे देता है, और ये एफ ऑफ माइनस एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स दे देगा। दैट मीन्स कि एफ जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा एफ जी फंक्शन क्या है, इवन है, तो यानी हमारा ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो हमने वही लिखा एफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ जी हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। नेक्स्ट हम सेकेंड वाला चेक करते हैं, जी एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि जी एफ जो है वो ऑड फंक्शन है क्या। तो ऑड के लिए क्या डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, यानी ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस टाइम्स जी एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। ठीक है, जी एफ ऑफ, तो करके देखते हैं इसे सॉल्व। इसका वैल्यू क्या आएगा, जी एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, है ना। और हमारा फंक्शन एफ क्या है, इवन है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ इज इवन, हमारा एफ जो है वो इवन है। तो यानी हम क्या लिखेंगे, जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जी एफ क्या है, इज इवन, और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जी एफ इज ऑड, तो यानी हमारा बी वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट बी जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं सी हमें क्या देखना है, एफ प्लस जी इज इक्वल टू 0। तो हमें एफ प्लस जी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, कहाँ पे, आर में। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको एफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो 0 प्रूफ करना है आर में। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं, एफ प्लस जी कंसिडर करते हैं माइनस एक्स के साथ में। ठीक है, एफ प्लस जी माइनस एक्स के साथ में जब आपने कंसिडर किया तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स मिलेगा और जी ऑफ माइनस एक्स मिलेगा। तो हमारा एफ तो इवन है, तो यानी हो गया एफ ऑफ एक्स, और जी ऑड है तो यानी माइनस जी ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, सिंस एफ इज इवन एंड जी इज ऑड। ठीक है, आपको ये वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट आप कंसिडर करते हो ऑल्सो एफ प्लस जी
ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस जी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना। तो दैट मीन्स ये टोटली 0 वैल्यू हो जाएगी, यानी एफ प्लस जी ऑफ माइनस एक्स वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स आएगी माइनस जी ऑफ एक्स आएगी, ये वैल्यू 0। दैट मीन्स कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आप ये भी लिख सकते हो एफ ऑफ, अगर एक्स को रिप्लेस कर रहे हो माइनस से, तो ये क्या होगा, जी ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे फिर से एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी आप यहाँ से क्या देखोगे, ए, यहाँ से क्या देखोगे, बी। अब ए और बी से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम ए एंड बी। अगर कोई फंक्शन उसके बराबर है, जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए, और साथ ही साथ ए इज इक्वल टू बी लिख रहे हो, और साथ में ए इज इक्वल टू माइनस बी लिख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन जो है वो खुद ब खुद 0 है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसके बराबर भी हो और उसके नेगेटिव भी हो, सिवाय 0 के। ठीक है, दैट मीन्स क्या इम्प्लाई करेगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 है और जी ऑफ एक्स जो है वो भी 0 है, सारे वैल्यूज के आर पे। ठीक है, नेक्स्ट हमें डी चेक करना है, तो जी हमें क्या, जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो जी ऑफ माइनस एक्स अगर आप लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस टाइम्स जी ऑफ एक्स मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि हमारा जी क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि आप एक्स को अगर 0 से भी रिप्लेस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जी ऑफ 0 यहाँ पे मिल रहा है माइनस टाइम्स जी ऑफ 0, यानी जी ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ 0 हो जाता है ना। यानी जी ऑफ 0 क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, ये भी जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आप देखोगे ना, 2 टाइम्स जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई क्या करेगा, जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी हेंस डी इज करेक्ट। तो यानी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था, हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था, बी वाला। ठीक है, स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, जिसमें जी एफ जो है वो इवन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।